Good morning, children. So, after completing our full syllabus of 10 chapters, now we will start our revision lecture. Right? Now, see, today we have our first revision lecture. Right? 35. From today, we will start our first revision lecture. Revision will start from chapter number 1. और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि मेरे को जो इंपॉर्टेंट लेसन्स लगते हैं उसका हम दोबारा रिवीजन करेंगे। सारे लेसन्स के रिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जाम का वक्त आ जाएगा, तो हम अपने हिसाब से एक एक दो लेक्चर में पूरा लेसन हम वापस रिवाइज करेंगे। नंबर 2, ये जो रिवीजन लेक्चर्स है उसका जो आपको होमवर्क दिया गया है, ये होमवर्क आपको रफ बुक में करने का है। बराबर है? होमवर्क इज टू बी डन इन रफ बुक, नॉट इन फेयर बुक। राइट? देख, पहले मैं एक बात स्पष्ट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट नोट। सो you can easily understand. Be careful. Sometimes I am finding number of children speaking time to time. सर ये बुक किसमें करनी है, ये किसमें करने का है, वो किसमें करने का है। ये मैं इंपॉर्टेंट नोट अपना टॉपिक में शुरू करता हूँ उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। यू प्लीज नोट इट डाउन। द होमवर्क which is given in revision lectures, right? In revision lectures is to be done in homework book. In homework book. In homework book is to be done and in homework book. Right? ये कुछ आपको मैं जो बोलता हूं कि भाई आप फेसबुक में लिखने का, ये पूरे का रिवीजन का कुछ भी फेसबुक में लिखने का नहीं है। फेसबुक इज जस्ट टू बी मेड फॉर वन टाइम एंड इट इज टू बी कैरीड फॉर नेक्स्ट टर्म। एम आई क्लियर? तो मैं जब लेक्चर शुरू करता हूं तो इसके पहले ही आप इंपॉर्टेंट नोट देख लो। इसका जो होमवर्क है, होमवर्क इज टू बी डन इन रफ बुक एंड देन फॉरवर्ड टू एसोसिएट। बराबर? देन यू फॉरवर्ड टू एसोसिएट। फॉरवर्ड टू सब्जेक्ट एसोसिएट। फॉरवर्ड टू सब्जेक्ट एसोसिएट। आप होमवर्क बुक में होमवर्क करते हो, उसका फोटोग्राफ निकाल के फिर एसोसिएट को भेजना है। तो अभी मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, इससे पहले ये आप देख लो ताकि कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। आया समझ में? पक्का? ओके। सो important note, the homework which is given in revision lecture is to be done in rough book. Forward to subject associate. अभी इसमें कोई बहस नहीं होगी, उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। सर इसमें ये क्या करना है, वो क्या करना है,
मेरे को मालूम है कई बच्चे लोग के फोन आते हैं, सर ये क्या करने का, वो क्या करें। बेटा मैं आपको सब इंस्ट्रक्शन बोर्ड पे लिख के देता हूँ, अगर ये नहीं फॉलो होता इसका मतलब है ऐसा होता है कि आप लेक्चर पूरी तरह से देखते नहीं हो, समझते नहीं हो। क्योंकि जो भी मेरा वर्क होता है मेरा बुक में ही देता, होमवर्क बुक में लिख के देता हूँ बोर्ड पे, तो भी जो डाउट होता है तो उसका मतलब क्या, यू आर नेग्लिजेंट फ्रॉम योर पार्ट। आपने पूरी तरह लेक्चर बिल्कुल देखा ही नहीं है। लेकिन मेरे लेक्चर इतने शुद्ध होते हैं, मैं एक एक एग्जाम्पल, एक एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड पे लिख के देता हूँ ताकि कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। फिर भी मैं ऐसे सुनता हूँ, सर ये भूल गया, वो भूल गया, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरा सारा वर्क मेरे को मालूम होता है मैं कैसे देता हूँ और कितनी मात्रा में देता हूँ और क्या मात्रा लिखना है। ऑल थिंग्स आर रिटन ऑन बोर्ड, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ट्रांसपेरेंटली। स्टिल that exists now, that means you are not sincere about your work। क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा है वो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को भी मालूम पड़ता है, तो आप लोग को 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपको मालूम पड़ना ही पड़ेगा। So this is the instruction in all revision lectures. I will not write instruction every time. Instruction is to be given only once, so you keep this instruction in mind. Am I clear, children? Now we'll start with our topic. Now see, children, as we know, in 8th standard you are studying, 7th standard you are studying, Europeans came to India, right? Europeans came to India because India was the land of riches, right? Plenty and plenty of things were available in India, and because of fall of Constantinople, the trading center of Europe and Asia, which fell in 1453 AD, which was conquered by Turkish Muslims, so the land route was closed down. You know all that story, right? And that is why Europeans could not do without Indian goods. That is also known to you, right? And that is why they were forced to discover new sea route to India. ये सब आपको मालूम है, बराबर है? तो बहुत डिटेल में, क्योंकि जैसे मैंने पहला लेसन पढ़ाया तो हम डिटेल में नहीं गए थे, तो ये इसका क्या मतलब होता है कि भाई कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था, क्या घटना हुई थी, वो सारे टॉपिक्स हमने ईयर की शुरुआत में 3-4 लेक्चर में मैंने सब डिलीवर किया था। वी आर जस्ट वंस अगेन रिफ्रेशिंग द टॉपिक्स, ओके? सो लेट्स सी, what are the main events for this arrival of Europe in India? Event number 1, fall of Constantinople. बराबर 1453 AD. Fall of Constantinople in 1453 AD. It was main trading center between Asia and Europe. बराबर है? Fall of Constantinople 14. Land route was closed. Land route closed down. Closed down. बराबर है? ये लैंड रूट बंद हो गया। टर्किश मुस्लिम्स ने जो कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर किया था उसकी वजह से ये लैंड रूट बंद हो गया। Europeans could not do without Indian goods. Europeans
इसीलिए therefore there was a need to discover new trading route. बराबर है? There was a need to discover new trading route. वो मैं ऐसा नहीं कहता वो सी रूट ही होना चाहिए, लैंड रूट भी चल सकता है। तो ये उसकी पार्श्वभूमिका है, उसका बैकग्राउंड है। हमारा टाइटल क्या है? अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। तो उन लोग को हिंदुस्तान क्यों आना पड़ा? दिस इज द फैक्ट। Constantinople, which was the main trading center between Europe and Asia, was conquered by Turkish Muslims in 1453 AD. So the land route was closed, center was closed. Europeans could not deal with our Indian goods. Our cotton, cinnamon, muslin, spices, all these things were in great demand in European market. Europeans could not do without Indian goods. So, European merchants who formerly used to come and trade in Constantinople started to think of the option कि something must be done. व्यापार धंधा तो बंद नहीं कर सकते क्या? तो अगर ये रास्ता बंद हो गया है तो हम कोई अलग रास्ता ढूंढें। उसके पास दो ऑप्शन थे। One route was land route, which was coming from Himalayas, that is called crossing Hindu Kush mountain. आज का अफगानिस्तान काबुल है वो रास्ता, पहाड़ी इलाका। और उस समय वो रास्ता काफी डेंजरस भी था और काफी लंबा भी था, टाइम कंज्यूमिंग, because it was on a hill mountainous area, number of passes and small hills and all these things. So there was constant fear of getting wrong. सतत लूटपाट का डर रहता था। और उस वक्त तो ट्रांसपोर्टेशन जैसा कुछ नहीं था, पैदल जाना पड़ता था, ऊँट पे ले जाना पड़ता था, खच्चर पे ले जाना पड़ता था सामान। तो ये जो पहाड़ी इलाके वाले लोग हैं जिसको ट्राइबल्स बोलते हैं, वो लूटपाट के बिजनेस में एंगेज थे। तो वो रास्ता ऑप्शन बंद हो गया, कॉन्स्टेंटिनोपल बन गए। तब जाके यूरोप में प्रिंस हेनरी, जिसको हेनरी द नेविगेटर बोलते हैं, बराबर, ही वॉज वेरी एडवेंचरस किंग। When Henry came to throne, he encouraged seafaring activities. उसने ऐसा सुझाव दिया कि भैया लैंड रूट भूल जाओ, हम दरिया के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचेंगे, कोई झंझट ही नहीं है। और हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसमें भी लिखा गया है, उस वक्त हम उधर जाते थे मेडिटेरियन सी तक, हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त, जब लोथल सबसे बड़ा पोर्ट था, मोहनजोदड़ो कल्चर था हिंदुस्तान में, तब हमारे व्यापारी लोथल से माल सामान लेके मिडिल ईस्ट तक जाते थे, यूरोप मेडिटेरियन सी तक जाते थे, यूरोप तक जाते थे, लेकिन वो रास्ता भी भूला गया था। So number of seafarers undertook the activity to discover new sea to India. It is given on page number 3. बराबर? Number of seafarers undertook this activity. Now it is not possible for remembering each and every person. कौन कहाँ तक पहुँचा था वो तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है और इतना डिटेल पढ़ने से हमको कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े सीफार्स थे जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है
वो थोड़ा आप रिवाइज करेंगे। A person who tried to discover new soil to India or towards east was number one, Bartholomew Dias. Right? He started his journey from European coast, Portugal, and then he sailed parallel to Atlantic Ocean. In Atlantic Ocean towards African coast, Western African coast. Ultimately, he reached the southern tip of Africa. He was successful in this journey from Europe to southern tip of Africa. But from there, he was not known. He did not know in which direction India falls. And at that time, science and technology was not that much developed. अपने अनुभव के हिसाब से, अपने साहस के हिसाब से ये लोग पूरी दुनिया घूमने निकल जाते थे। और इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन जैसे आज तूफानी है, उस वक्त भी ऐसा ही तूफानी था। इतने बड़े बड़े जहाज नहीं थे, तो there was a fear of getting lost. So from this part, that is called southern tip of South Africa, he went back and told about his discovery to the king. And this southern tip of Africa was called as Cape of Good Hope. उसका क्या नाम मिला? Cape of Good Hope. क्यों? कि इधर से आगे जाके कोई भी हिंदुस्तान का रास्ता इधर से ही ढूंढेगा। इतनी आशा थी कि भाई आगे का रास्ता इधर से ही जाता है, लेकिन रास्ता मालूम नहीं है। इसीलिए वो जगह का नाम बना केप ऑफ गुड होप। आज भी उसका शॉर्ट नेम है अफ्रीका में, केप टाउन। आप लोग क्रिकेट देखते हो तो केप टाउन में टेस्ट मैचेस, वनडेज वो सब होती है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं केप टाउन। उसका पूरा नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप। फिर जाके दूसरा जो एडवेंचर सेलर था, कोलंबस, उसने यूरोप से अपनी यात्रा शुरू की हिंदुस्तान आने के लिए, लेकिन he stayed straight away on the opposite side of the Atlantic Ocean and came near a huge landmass which at that time was not known to the people in world. On the opposite side of Atlantic Ocean, there is a very, very huge landmass existing. And before landing on this landmass, he came near to the islands which is near to that landmass. That is why when he landed on these islands, he was damn sure that I am somewhere near India, because he was totally unaware of this landmass existing on the opposite part of Atlantic Ocean. So he was in that dream world that I am somewhere near India. So the place where he landed, the islands where he landed, was named as western part of Indian Islands. उसका नाम क्या मिला? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन आइलैंड्स, जिसको आज हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं। वो आया, अपनी डिस्कवरी के बारे में बताया किंग को। Once again he made the same journey. This I am talking about 1492. बराबर है? फिर उसने जर्नी क्रिएट की। दूसरी जर्नी में there was some suspicion. Okay, why we are near to India but we are not seeing anything connected to India. We are something at a mess. He died over there. और उसका जो एसोसिएट सेलर था, जिसको वाइस कैप्टन बोलते हैं, जिसका नाम था एमरिगो वेस्टवुड,
हिंदुस्तान के करीब है, तो हिंदुस्तान की जो फेमस चीजें हैं वो तो इधर कुछ दिखाई नहीं देती। मतलब हम कहीं ना कहीं गलत है, गलती तो ढूंढनी पड़ेगी। तो उसने वो आइलैंड्स जिसे आप कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्मॉल एंड बिग, ऑलमोस्ट 70 to 80 आइलैंड्स, वो क्रॉस करके जो स्ट्रेट बोलते हैं, मतलब खाड़ी विस्तार, वो खाड़ी विस्तार क्रॉस करके, अटलांटिक ओशन में खाड़ी नहीं है, स्ट्रेट है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। 42 माइल्स का स्ट्रेट है जिसे आज हिस्ट्री में बोलते हैं मलाकास, दिस पनामा स्ट्रेट, वो क्रॉस करके उधर पहुंचा। एंड आफ्टर क्रॉसिंग दिस स्ट्रेट he landed himself on a very huge landmass which did not have any record in geography up till that date. It was a habitat of local people, wild people, जिसको हम savages बोलते हैं, बराबर। But as he was a person to land on this landmass, today that great nation is named after him, America. Understood? It is named after Amerigo Vespucci. But still, history says discovery of America is credited to Columbus, because Columbus was a sailor who designed his journey. अमेरिको वेस्पुकी ने तो फिनिशिंग टच दिया था। ये सब करना है 1492 की है। उसके बाद वास्को द गामा पोर्चुगीज से, लिस्बन से निकला। अच्छा, केप ऑफ गुड होप तक का तो रास्ता क्लियर था, मैंने आपको सबको पहले लेक्चर में ड्रॉ करके समझाया था, ऐसा समझो। तो केप ऑफ गुड होप तक का तो रास्ता बिल्कुल क्लियर था, उधर तक वो पहुंचा। फिर केप ऑफ गुड होप से वो मोजाम्बिक तक पहुंचा अपने हिसाब से, समझ में, वो मोजाम्बिक तक पहुंचा। मोजाम्बिक एट दैट टाइम, राइट, you can locate on page number 3, a very small part in Atlantic Ocean and Indian Ocean, it is given there. Mozambique is very famous till today for trade of spices, cloves, cinnamon, right, black pepper, भारी मात्रा में उधर पाया जाता है। तो हमारे जो इंडियन व्यापारी थे वो भी बहुत बुद्धिशाली थे उस वक्त, उधर से इंडिया जाते थे और फिर यूरोप भेजते थे, और यूरोप में पैसा ही लगता था, ये सब इंडिया में बनता है। लेकिन हमारे व्यापारी भी बहुत बड़े जादूगर थे उस वक्त, इधर का माल इधर घुमाते थे। तो एट दैट टाइम, इन दिस मोमेंट रादर, दे गॉट अ कनेक्शन विद अ इंडियन सेलर, कोई हिंदुस्तानी व्यापारी मोजाम्बिक अपना माल सामान लेने गया होगा, उधर उसकी मुलाकात वास्को द गामा से हुई, जिसका नाम था अहमद इब्न मजीद, राइट, अहमद इब्न मजीद। ही वाज इंडियन सेलर, इंडियन ट्रेडर। उसने अपनी बात बताई होगी। एंड विद द हेल्प ऑफ अहमद इब्न मजीद, see, from Cape Town he came to Mozambique, and from Mozambique with the help of Ahmad ibn Wajid he came to Calicut. So from Lisbon to Cape Town to Mozambique, and Mozambique to Calicut. He reached Calicut in 1498 AD. And hence, India, this about geography, history says, new sea route to India was discovered by Vasco da Gama. But you see,
fact is that मैंने आपको ये ड्रॉ तो नहीं किया लेकिन अपने इशारे से समझाया। लिस्बन से केप टाउन का रास्ता तो ऑलरेडी ढूंढा हुआ था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा था। केप टाउन से मोजाम्बिक का रास्ता उसने ढूंढा। मोजाम्बिक से तो उसको कैलकट हिंदुस्तान तक को मदद मिल गई। फिर भी हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? वास्को ड गामा डिस्कवर्ड न्यू सी रूट टू इंडिया। वास्तविक में क्या है? वास्को ड गामा ने केप ऑफ गुड होप से लेकर मोजाम्बिक तक का ही रास्ता ढूंढा था। बाकी एक रास्ता तो ऑलरेडी ढूंढा हुआ था दूसरे चरण में, दूसरे स्टेज में। उसको इंडियन सेलर की मदद मिली, तो भी बुक में लिखा है, वही पढ़ना पड़ेगा। We cannot argue. So this is how a discovery of sea route was made. बराबर है? तो मैं आपको ये बताया। अभी मैं वो रीड करके हम पढ़ते हैं। Right? You come to textbook page number 3. With the inspiration and encouragement of economic help of Portuguese king Prince Henry, जो मैंने अभी आपको नाम बताया था ना, in history is called Henry the Navigator. उसको सी फारिंग एक्टिविटी का बहुत शौक था और वो उस वक्त जो सी फारस थे, जो साहसिक सेलर्स थे, उसको वो पेट्रोनाइज करता था। पेट्रोनाइज मतलब स्पॉन्सर करता था, कई सारी धन दौलत देता था, कई सारा इनाम करम मिलते थे। इसीलिए नंबर ऑफ सेलर्स वर अट्रैक्टेड कि भाई चलो हमको ये कुछ करना है। तो इसी वास्ते सी फारिंग एक्टिविटीज यूरोप में बढ़ी। राइट? Some brave people started to begin the discovery of new sea route. Many great people tried to discover new sea route to India, namely Bartholomew Dias, who captured Cape of Good Hope. अभी मैंने आपको ड्रॉ तो नहीं किया, लेकिन हमारे मेरे अंग्रेजी इशारे से आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर Cape of Good Hope है, why it is called Cape of Good Hope, right? With the economic assistance from King of Spain, Christopher Columbus began his adventure discovery of new sea, but again he stopped on the island which is called West Indies. ये भी मैंने आपको समझाया था कि इतना छोटा नाम नहीं था। He was damn sure that I am somewhere on a near part of Western India, इसीलिए बोल दिया था ये पार्ट वेस्ट इंडीज है, ऐसा समझो। But actually he discovered America and was classified by Amerigo Vespucci. But the real credit goes to Christopher Columbus. फिर जाके बात बनी किसकी? वास्को ड गामा की। Right? The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered New Sea route to India in 1498 AD. Even he reached Calicut on the western coast, he was welcomed by King Zamorian. वो बड़ी चढ़ी हिस्ट्री 5th से पढ़ रहे हैं। When Vasco da Gama came to India, King Zamorian ruled in Calicut. बराबर है? And carried out business. Thus, it was a great incident. Now, पोर्चुगीज ने हिंदुस्तान के रास्ते तकरीबन 100 साल शासन किया। बराबर है? They did not disclose that sea route क्योंकि वो सस्पेंस था, क्योंकि वो सी रूट सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समान था। कई लोग ने पोर्चुगीज की प्रॉस्पेरिटी देखी, पोर्चुगीज के ट्रेडर्स इधर आते, कई सामान लेके इधर जाते और उससे भी बढ़िया कीमत में यूरोप में बेचते थे। पोर्चुगीज became richer and richer day by day, and that developed a sense of jealousy among European nations कि अगर पोर्चुगीज इतना कर रहा है तो हम क्यों ना करें। So, the beginning of 17th century, number of European nations tried to come to India, and among them, first was Dutch, that is called Holland. They came to India after Portuguese. Then came British, then came French, then even Spanish tried. A number of people, Europeans, came to trade to India. That is my topic. Okay?
Page number 4. Arrivals of Europeans in India. The Portuguese were the first to arrive in India to discover the New Sea route. With the span of 100 years, the Portuguese took over control of Diu, Daman and Goa. बराबर? Which was the main centers of Portuguese? मैं आपको लिख के बताऊंगा बाद में. Right? Diu, Daman and Goa. As well as Malacca. Means Malacca मतलब जो इंडिया की टिप है. Right? ये जो हमारा इंडिया है, इधर इंडिया खत्म होता है, इधर श्रीलंका है, बराबर है? तो ये जो खाड़ी विस्तार है उसको बोलते हैं मलाक्का स्ट्रेट, और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में उसको हम राम सेतु बोलते हैं। उन लोग को तो मालूम ही नहीं है राम कौन थे हिंदुस्तान में, तो ये नाम उसको ऐसे मिला, स्टेट ऑफ मलाक्का, राइट? Inspired by the Portuguese success in trade, the Dutch, Holland and Danish arrived in India for trade. Right? The English started to trade with India. They were also trade. But suspense was there. For 100 years, Portuguese did not reveal the suspense of discovering New Sea route to India. जिसको गुजराती में कहावत बोलते हैं ना, बोर खावानी बोर ही नहीं देखावानी। पोर्चुगीज ने 100 साल तक ऐसा ही किया, सबको उधर बेर खिलाए, लेकिन ये बेर कहाँ थे वो नहीं दिखाया था, क्योंकि अगर वो दिखाते तो वो लोग इधर पहुंच जाते, ऐसा समझ। तो 100 साल तक आप सोचो कि पोर्चुगीज कितना प्रॉस्पर हो गया होगा हिंदुस्तान के हिसाब से, राइट? The English traders established East India Company to trade with India in 1600 AD. When Queen Elizabeth of England gave permission to East India Company to carry out trade, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived at Surat. But due to dominance of opposition from Portuguese, उस वक्त Portuguese बहुत पावरफुल थे, वो अपने ट्रेड में बंटवारा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उस वक्त जो हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत चल रही थी उसको टेम्प करके मना कर दिया कि भाई इसको परमिशन आप मत दो, सो परमिशन वाज रिजेक्टेड, राइट? But due to dominance of opposition from Portuguese, they were not allowed to establish their trade. 13 साल बीते, सल्तनत में बदलाव आया, शासन बदला। Once again in 1630, British made an attempt to come to India, right? क्योंकि उधर तो वो चटपटा रहे थे, क्योंकि अभी सारा माल पोर्चुगीज ही खा रहा था, ऐसा। But finally, East India Company got permission from the Mughal Emperor Jahangir. And thus, British East India Company established their first trading center in Surat in 1613 AD. But due to strong presence of the Marathas in this region, Uswat, Maratha, West में, इधर बहुत strong थे, इधर पूना, होलकर, इंदौर, गायकवाड़, this all, अब तो जूनागढ़ मराठास का पावर था उस वक्त। तो इधर मराठास की वजह से उसको इनसिक्योरिटी लगी कि भाई एक तो मार लॉटरी लगी है हिंदुस्तान आने की, अगर मराठास ने हमको भगा दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, सो लेट अस गो टू सेफ एक्सपेडिशन। So from Surat they shifted themselves towards Madras, because Madras was the same zone, south में इतनी वातावरण नहीं थी, और फिर मद्रास से जाके वो कैलकाटा एस्टैब्लिश। मद्रास का नाम उसने जो दिया था फोर्ट जॉर्ज, और कैलकाटा का नाम दिया था फोर्ट विलियम्स, है समझ में? So in order to safeguard their
establishment. From Surat, they transferred themselves to Madras and then है समझ में? Exit 45 like enjoy it. But because of dominance of Portuguese, so but with the strong presence of Marathas in this region, ठीक है? The company sensed danger of existence and hence moved towards south in eastern direction, which sent off Machilipatnam, St. George and Fort Williams. Clear? Mumbai became the headquarter in 1687. Right? Am I data or bata? The French East India Company arrived in 1668 AD. Right? And eventually established the trading centers of Pai, Carical, Pondicherry, Chandanagar and Machilipatnam. Barabar? In 18th century, the English trade was set up. So between 1746 to 1763, 3 Carnatic wars was fought between French and East India Company. आके इधर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया. पोर्चुगीज ने शुरू किया, ब्रिटिश ने शुरू किया, फ्रेंच ने, because each or everyone wanted to dominate the trade of India. सबको मैक्सिमम शेयर चाहिए था. As much. So within this, between 1746 and 1763, there was 3 Carnatic wars fought between French East India Company and British East India Company. In India, which French East India Company lost. British ने French लोग को हरा दिया. Thus making easy for expansion of British in India. By the end of the Battle of Power, the Portuguese were left with Diu, Daman and Goa. ये 18वीं सदी 18th century की मैं बात कर रहा हूँ, beginning of 18th century. French at trading center at Chandanagar, Mahe, Karikal and Pondicherry. Why? Dutch left India forever. तो ये जो पूरा बैकग्राउंड 200 साल का है, मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे ये चीज बनानी पड़ी. बराबर है? So this was the main things. Now this was my first lecture. How this incident of 200 years took place. बराबर है? Now it is time for homework. Okay, children? First you take down your homework. Come on. Question number 1. And yes. हमारा जो लेक्चर में मैं बोला था इम्पोर्टेंट GR. बराबर? It is on the very front page of material. There was a need to discover new seafood to India. Barabar? There was a need to discover new seafood to. This is my question number 1. Number 2. Name the trading centers. Name the trading centers
established by Portuguese in India. In India. Third, when was three Karnataka wars? When was three Karnataka wars fought? Between whom? Between whom? And what was the result? What was the result? Right? When was three Karnataka war fought? Between whom and what was the result? And fourth question. Name the trading centers left with French in India. Right? Left with French in India. So, this is the first part of your revision lecture. Right? See, once again, I am reading out the questions, important GR, which you have already answered back in test. Am I clear? Once again, we are revising. There was need to discover new sea route to India. Clear? Number 2, name the trading centers established by Portuguese in India. Right? In India. Third, when was three Karnataka wars fought? Between whom? What was the result of that war? जो अभी मैंने आपको समझाया. Name the trading centers left with French after three Karnataka wars. Right? So, this is the thing connected to 15th, 16th and 17th century. Now, everything was set up. In the beginning of 18th century, out of the European powers who came to India, British emerged more powerful. Right? Because as I have made you to know, Dutch already left India, Portuguese declined, French was just restricted to some part of India. That is the last question which I have given you. So now who is the person who dominates India at present? Okay, British. So ultimately, their activity, their training system, their political interference in Indian matters, and how the title comes to a closure, how the trader becomes the ruler. That will be in my second lecture. तो ये जो थी उसका बैकग्राउंड था. हम सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? 2 important events. Event of Plassey and event of Buxar. From where they established their political career in India. They established their political domain in India. उधर से गुलाम बनने की शुरुआत हुई. I hope you understand the whole lecture. Right? And the instruction regarding the homework which I have given you in the opening of the lecture, it must be followed up to all revision lectures. It is not the instruction of one lecture. It is the instruction for all revision lectures जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी. उसमें हम कोई बात नहीं करेंगे. सर ये क्या है, वो क्या है, किसमें होमवर्क करना है, कुछ नहीं. मैंने सब कुछ बोर्ड पे लिखा था.
वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. ओके चिल्ड्रन, सो विल मीट इन सेकंड लेक्चर. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.